सुपर पावर का पावर भी सीज हो गया। इजरायल हमास युद्ध का बदल गया एपिसेंटर। गाजा की जमीन पर अब नहीं होगा फैसला। लाल सागर के पानी में होगा सबसे बड़ा रक्तपात। ये कहने का आधार है अमेरिका के यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़े हमले। हूथी के कब्जे वाले यमन के इलाकों में अमेरिका और ब्रिटेन की फौज ने मिलकर बमबारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में 30 लोकेशंस पर 60 टारगेट्स बनाए गए थे। हमले के लिए 150 मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल किया गया था। 2016 के बाद हूथी विद्रोहियों पर अमेरिका का यह पहला हमला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले का आदेश दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ यह एक्शन हाल के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। हूथी हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लाल सागर मतलब वो क्षेत्र जिससे दुनिया का व्यापार सुगमता से चलता है। वो क्षेत्र जहां की तबाही पूरी दुनिया का इकोनॉमी वाला फॉर्मूला गड़बड़ा देने की क्षमता रखती है। उस क्षेत्र में यमन के हूथी विद्रोहियों के हमलों ने संग्राम छेड़ रखा है। इजरायल के खिलाफ और हमास का साथ देने के नाम पर हूथी लाल सागर के रास्ते इजरायल पर हमले कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपने युद्धपोत उतार रखा है, जिसके चलते कई बार हूथी हमले नाकाम किए गए। लेकिन बावजूद इसके हूथी मान नहीं रहे। नतीजा है कि अब यमन भी जल रहा है। इजरायल गाजा का शमशान बना रहा है और अमेरिका के यमन को मिट्टी में मिला रहे हैं। अमेरिका ने यमन के हूथी के खिलाफ जो ताजा हमला किया है उसमें उनकी रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने टॉम हॉक मिसाइल से अटैक किया। हूथी विद्रोहियों के मीडिया हाउस अल मसीराह ने कहा है कि अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में कई एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका ने कहा है कि यह रडार साइट लाल सागर में जहाजों के लिए खतरा थी। यह हमला 12 जनवरी के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फॉलोअप था। इसका मकसद समुद्र में हूथी हमला करने की क्षमता को कम करना है। इससे पहले व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था, हम जो भी कर रहे हैं उसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि इसे कम करना है। अमेरिका लाल सागर को खून से लाल कर रहा है तो यमन के हूथी विद्रोहियों को रोकना उसका मकसद सिर्फ नहीं है। लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। पहले यमन पर हुए हमलों के पीछे की वजह समझनी जरूरी है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 19 नवंबर 2023 के बाद से हूथी विद्रोहियों ने 28 बार लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमला करने और उन्हें परेशान करने की कोशिश की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका एक मोर्चे पर नहीं कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है और सभी जगहों पर जो सबसे कॉमन बात दिख रही है वो ये कि अमेरिका फंसा हुआ दिख रहा है। जैसे यूक्रेन में अमेरिका की ओर से मदद बंद करने की बात कही जा रही है। गाजा में जहां 120 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं, ताइवान के फ्रंट पर जहां उसे चीन को रोके रखना है, कोरियाई प्रायद्वीप के मोर्चे पर जहां उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को रोके रखना बड़ी चुनौती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन सरकार की खाड़ी नीति का मजाक उड़ा रहे हैं कि अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन लैपटॉप से युद्ध लड़ रहे हैं। हूथी विद्रोही पहली बार अमेरिका के सामने चुनौती नहीं बने हैं, लेकिन इसकी डिटेल आगे। लाल सागर सुरक्षित हो, व्यापार मार्ग में किसी तरह की कोई अड़चन खड़ी ना हो,
यमन के हूथी इस रास्ते पर कब्जा न कर ले। ऐसी कई वजहों के साथ अमेरिका के नौसैनिक लाल सागर में पहरा दे रहे हैं। और आपको अमेरिकी हथियारों की वो लिस्ट भी जरूर देखनी चाहिए जिनको यमन के हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में तैनात रखा है। सबसे पहले इसमें नाम आता है टॉमहॉक मिसाइलों का। क्या खासियत इसकी है, जरा वो भी फटाफट आप समझ लीजिए। देखिए, टॉमहॉक मिसाइलें जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा इन मिसाइलों को बहुत आसानी से उड़ान भरने के लिए बड़ी अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है और यही वजह है कि दुश्मन चाहे कहीं पर भी हो और कैसी भी परिस्थिति हो, युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लंबी दूरी तक हमला करने में ये पूरी तरह सक्षम होती हैं। दुश्मन किसी भी तरह बच नहीं सकता है इनके वार से। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और साथ ही रॉयल नेवी के जहाज सबमरीन बेस्ड जमीनी हमलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूएस नेवल एयर सिस्टम कमांड के मुताबिक इन मिसाइलों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर रहते हुए हाई सबसोनिक स्पीड पर बड़ी आसानी से उड़ान भी बढ़ सकती हैं। अब पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ आप वो भी जानिए। 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था उस वक्त अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। एक बार फिर से इसका इस्तेमाल इस वक्त किया गया है और लगातार हमने देखा है बड़े बड़े युद्ध में अमेरिका ने इस्तेमाल टॉमहॉक का किया है। लाल सागर में अमेरिकी ताकत का फुल ऑन प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके हूथी रुक नहीं रहे। इसका सीधा सा कारण है ईरान। लेकिन अब बात उससे आगे की हो रही है कि ईरान अगर हूथी विद्रोहियों को रसद एंड फंडिंग और हथियार देना बंद भी कर देगा तो हूथी अपने पास जमा हथियारों से तब तक लाल सागर में तांडव मचाते रहेंगे जब तक उनके शस्त्रागार खाली नहीं हो जाते। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है।
तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। ये भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة، وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة. مؤيدون ومفوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकील। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। इजरायल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तय है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह की तबाही तय है। अमेरिका और इजरायल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा। ये धमकी गोली से दी जा रही है, बमबारी से दी जा रही है। मिसाइल के हमलों से दी जा रही है। लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़े हिमायती ने ले रखी है। गाजा की तबाही के स्क्रिप्ट अब मेड इन तुर्की हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है। कल तक हमास का फैन नंबर 1, उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हां में हां मिलाने वाले अर्दवान ने हमास की पीठ में जैसे छुरा भोंक दिया। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अर्दवान ने इजरायल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत, और इसमें अर्दवान की मंजूरी शामिल है। अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है जिसमें धोखा है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानिया की मौत भी छुपी हुई है। गाजा में बमबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इजरायल के बीच व्यापार 34.8% तक बढ़ गया है।
इजरायल को तुर्की का निर्यात नवंबर में $319.5 मिलियन से बढ़कर दिसंबर में $430.6 मिलियन हो गया। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ तुर्की कारोबार कर रहा है। मतलब ये कि युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्की और इजरायल के बीच व्यापार बढ़ गया है। जब गाजा में खून खराबा जारी है, तब तुर्की ने इजरायल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है। यही वजह है कि तुर्की और आसपास पूरे पश्चिम एशिया के लोग अर्दोआन से सवाल कर रहे हैं